समस्त 10वीं के विद्यार्थियों, आज अपन इस कालांश में क्रिया विशेषण के बारे में अध्यापन करेंगे। आज मैं क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। क्रिया विशेषण, सबसे पहले अपन क्रिया के बारे में परिभाषा समझेंगे, फिर विशेषण के बारे में परिभाषा समझेंगे। क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अब प्रकरण है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है, जो पद क्रिया की जो विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है कि जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब शब्द आया है अपने पास में एक शब्द है अवयव शब्द। अवयव शब्द का पहले उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ऐसा पद या ऐसा शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन शब्दों पर न तो लिंग बदलती है, न वचन बदलता है, और जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं अवयव शब्द। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द आया है इस वाक्य में, जैसे धीरे धीरे शब्द। अब धीरे धीरे शब्द, धीरे की न तो लिंग बदल रही है, न वचन बदल रहा है। और ऐसे जो शब्द न तो लिंग और न वचन बदलता है, और उसका लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को कहते हैं अवयव शब्द। जैसे आपका एक शब्द है मत, इधर मत, तो मत का और इधर मत शब्द आया है, ये दोनों का लिंग और वचन नहीं बदलता है, लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं अवयव शब्द। तो अब अपन को ये परिभाषा है क्रिया विशेषण की, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराए। अवयव शब्दों का जो लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, और क्रिया की जो विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया कैसे काम करती है क्रिया, तो उसके बारे में जो विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब उदाहरण के लिए जैसे आपके वाक्य कुलदीप इधर मत जाओ, ये वाक्य है, कुलदीप इधर मत जाओ। इसका मतलब अब यहाँ कुलदीप करता है, जाओ क्रिया है, और इधर मत। अब इधर मत जाओ क्रिया जाने की, जो क्रिया की जो विशेषता होती है, इधर मत जाओ। इधर मत जाओ, इसका मतलब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि इधर जाने के लिए मना है, इसलिए क्रिया की जो विशेषता बता, जाना तो है, जाओ, लेकिन इधर मत जाओ, इधर मत नहीं जाना, इसका क्रिया की जो विशेषता है, क्रिया कैसे कार्य करती है। अब उसी प्रकार धीरे, भूमिका धीरे धीरे जाती है। अब देखिए इस वाक्य में भूमिका धीरे धीरे जाती है, और धीरे धीरे जो जाती है उसे कहते हैं क्रिया होने का कार्य। जाना, जाती तो है, तो क्रिया की जो विशेषता है वो है भूमिका इधर मत जाओ। अब इधर धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे क्रिया का होने का जो काम है वो धीरे धीरे होने का काम है। क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है, तब उसे कहते हैं कि क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण। तो इन दोनों वाक्यों में इधर मत और धीरे धीरे, ये दोनों वाक्यों में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते क्रिया विशेषण के भी, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद बताए गए, जिसमें चारों भेदों का वर्णन परिभाषा से, उदाहरण से इस प्रकार है। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और जो चौथा आता है वो आपका आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इन चारों क्रिया विशेषणों का हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल यानी समय,
समय के बारे में जो ज्ञान होता है, ये सामान्य व्यवस्थित भाषा। अब इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले अव्यय पद कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी उसका मतलब ये है, क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले अव्यय, जो क्रिया हो रही है और जो समय का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, और उसमें और ऐसे अवयव पद होते हैं जो समय का बोध कराते हैं, समय का ज्ञान करवाते हैं, समय से अवगत करवाते हैं, उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो समय का बोध करवाने के लिए मैंने उदाहरण इस प्रकार लिखा है, 2 उदाहरण है, उसको समझेंगे। मनोर कल आया था। देखो, मनोर कल आया था, इसका मतलब कल आया था यानी समय चला गया है। लेकिन कल आया था, इसका मतलब वो भूतकाल में जो समय चला गया, समय के बारे भूतकाल के समय के बारे में जो ज्ञान करवा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य है, भूमिका भी गई, वर्तमान काल में भूमिका भी गई है। तो कैसे कि वर्तमान काल में गई है, तो समय का ज्ञान अभी गई, अभी यानी समय के बारे में जो ज्ञान करवा रहे हैं उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, विशेषण क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराने वाले अवयव पद, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अवयव पद जो क्रिया के स्थान, किस स्थान और दिशा के बारे में जो ज्ञान करवाते हैं, उसे कहते हैं आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया हो रही है, स्थान और दिशा के बारे में बात ज्ञान करवा रहे, बोध करवा रहे, उसे कहेंगे अपन स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका जो उदाहरण है जो इस प्रकार है, देखिए, विनोद अंदर पढ़ रहा है। अब देखो, विनोद अंदर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक तो दिशा के बारे में ज्ञान, और जो दूसरा ज्ञान था स्थान का, तो अंदर पढ़ रहा है, अंदर के स्थान के बारे में बता रहा है, विनोद अंदर पढ़ रहा है, इसका मतलब स्थान के बारे में अंदर पढ़ रहा है विनोद। तो ये आपके अपने ज्ञान जो करवाया है वो ज्ञान स्थान के बारे में यानी कमरे के अंदर पढ़ रहा है। एक आता है, मोहन छत पर नाच रहा है, यानी उसकी स्थान यानी कमरे के ऊपर वाला जो भाग है शीर्ष पर, वहां पे जाके नृत्य कर रहा है, तो ये भी आपका स्थान बता रहा है। दिशा, मोहन पूर्व दिशा में जा रहा है, गया, दिशा हो रही है। तो ऐसे जो स्थान और दिशा के बारे में ऐसे अवयव पद जब ज्ञान करवाते हैं या बोध कराते हैं, तो उसे कहते हैं अपन स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है आगे की कड़ी में परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इनकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिणाम का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा, जिन अवयव पदों के द्वारा क्रिया के परिणाम या मात्रा के बारे में, क्रिया के मात्रा या परिणाम के बारे में जो ज्ञान होता है, तब उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तुम बिल्कुल थक चुके हो, अब परिणाम, नाप तोल, मात्राएं कहते हैं कि तुम बिल्कुल थक चुके हो, तो यहाँ पर परिणाम हो रहा है कि तुम, मैंने किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है थक चुके हो, तो इसका परिणाम है थकना, थक गए हैं, ये परिणाम आ रहा है। जैसे कभी नाप तोल के लिए, अब मेरे से अब चला नहीं जाता, नाप तोल हो रहा है, मेरा परिणाम हो रहा है कि मैं चलने में सक्षम अभी नहीं हूँ, कि मुझे इससे ये गाया नहीं जाता, मुझसे ये गाया नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि मैं गाने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा परिणाम निकल रहा है कि मैं गाने में सक्षम नहीं हूँ। तो यहाँ पर जिस अवयव पद द्वारा क्रिया के नापतोल या परिणाम का जब ज्ञात होता है, उसे कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब अपन क्रिया विशेषण के अन्य परिणाम भी वाचक क्रिया विशेषण है, जिसमें कहते हैं कम, थोड़ा सा, बहुत, खूब, पर्याप्त। कभी कभी किसी मेहमान ग्रुप में अपन किसी घर पे जाते हैं, तो मैं वाक्य बता रहा हूँ, जैसे कहते हैं किसी ने कहा कि भोजन के बारे में कहते हैं कि
कि थोड़ा सा भोजन और लीजिए, ऐसा सामने वाला अपने प्रश्न करता है, तो अपन बोलते हैं मेरे लिए ये भोजन बस बहुत, या मेरे लिए ये भोजन पर्याप्त है। तो ये पर्याप्त शब्द आया, तो ये भी क्या होगा आपकी, जिसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं, जब आपके शिवरात्रि श्रावण महीने के अंदर सोमवार होता है, उस दिन शिव जी के मंदिर में कभी खीर भी बनाई जाती है, तो अपने को कहा जा सकता है कि थोड़ी सी खीर और ले लो, थोड़ी सी खीर और ले लो। इसका मतलब वाक्य हो थोड़ी सी या थोड़ा सा। तो ये सब शब्द आते हैं, ये भी का नापतोल क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब चौथा क्रिया विशेषण के चौथा अंतिम भेद में ये आता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये चौथा भेद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन अवयव शब्दों के होने की रीति या तरीका ज्ञात होता है। यानी इसका ये परिभाषा है, जिन अवयव शब्द जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके होने के तरीका या रीति का जो बोध होता है उसे कहते हैं आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी तरीका, रिवाज। उसका उदाहरण देखिए, जल्दी जल्दी चलो। अभी चलो या चलना ये क्रिया है, तो क्रिया है तो उसको जल्दी जल्दी चलाए, यानी क्रिया का होने की क्या विशेषता बताई जा रही है, जल्दी जल्दी चलना है, ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आगे उसी प्रकार उसका दूसरा उदाहरण, अचानक बीमार हो गया। व्यक्ति बीमार हुआ है, लेकिन उसका रीति या उसका तरीका है बीमार होने का अचानक होना, और अचानक होने का यह तरीका या रिवाज या रीति है वो अपनी क्रिया का हो गया इसका बीमार हुआ तो अचानक हुआ, इसका बीमार होने का जो तरीका है या रिवाज है, रीति है, वो अचानक। उसी प्रकार अगला आता है तीसरा बिंदु, उदाहरण, मोहन निसंदेह कार्य करता है। मोहन कार्य तो करता है उसका, यानी सब निसंदेह नहीं, कोई शंका रहित होकर कार्य, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो मोहन के कार्य करने का जो तरीका या रिवाज है, रीति है, वो निसंदेह होकर कार्य करना है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण जो है वो अपना कहते हैं, कुलदीप चित्र को ज्यो का त्यों बनाता है। यानी कुलदीप जो चित्र बनाता है, ज्यो और त्यों शब्द अवयव शब्द, ज्यो का तो जैसा चित्र होता है वैसा का वैसा कुलदीप बनाता है। तो इसका मतलब कुलदीप के चित्र बनाने का तरीका या रीति है वो जैसा है वैसा ही बनाने का है, इसलिए उसको कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। अगला उदाहरण भी है, अंतिम उदाहरण पांचवा, तो इस प्रकार है, युवराज जैसे तैसे करके पहाड़ पर चढ़ा। युवराज कभी पिकनिक पर गए होंगे, वन भ्रमण की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ने का युवा भाई ललक होती है। तो जो वहां पर युवराज गया है वो जैसे तैसे होकर करके जैसे तैसे करके पहाड़ पर चढ़ा। इसका मतलब ये बहुत ही मुश्किल से चढ़ा है, बहुत ही परेशानी से चढ़ा है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे और तैसे से शब्द आया वो अवयव शब्द है, जो क्रिया की जो चढ़ने का काम है, क्रिया की विशेषता है पहाड़ पर चढ़ने का, जैसे तैसे ये अपनी क्रिया चढ़ा है उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है अवयव शब्द, तो इसे कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब समस्त विद्यार्थियों, मैंने क्रिया विशेषण की परिभाषा समझाई, उदाहरण समझाया, और क्रिया विशेषण के 4 जो आपके भेद थी उन भेदों को भी मैंने समझाया। भेदों को समझाने के बाद मेरा मानना है कि आपके गृह कार्य को मैंने दिया है, इस गृह कार्य में जितना जैसा श्याम पर जो लिखा हुआ है उसको अपने को ऐसे यथावत उतारना है, यही आपका गृह कार्य है। तो ये गृह कार्य है वो यथावत गृह कार्य है, उनको साफ राइटिंग में जैसा लिखा वैसा उतारना और ऐसे कैसे उसको याद करना। धन्यवाद।